नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 8 अप्रैल 2026 का करेंट अफेयर्स। तो इस दिन के जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की संविधायी शक्ति देता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है। कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत, कुछ में विशेष बहुमत, मतलब उपस्थित सदस्यों का 2/3 प्लस कुल सदस्यता का बहुमत, और कुछ में कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। और याद रखने के लिए भी फैक्ट है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 370 में JNK, अब लेकिन अभी ये निरस्त है, ये प्रावधान है। चले अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रकाशित करता है? मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर है IMF। तो डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रतिवर्ष 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर आर्थिक विकास का विश्लेषण और अनुमान प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तथा WTO विश्व व्यापार रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो IMF के बारे में जानते हैं। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, स्थापना 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की बात कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी वाली रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया। इस नीति के अनुसार यदि कोई राजा बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसकी रियासत ब्रिटिश भारत में मिला ली जाएगी। इस नीति के तहत सतारा को सबसे पहले, उसके बाद झांसी को, उसके बाद नागपुर और अंत में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। यह 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो ये इसमें याद रखने वाली बात यह है कि झांसी का विलय इसी नीति से हुआ, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का विद्रोह किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मांडवी नदी, जिसे महादायी नदी भी कहते हैं, पर स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। यह एक 4 स्तरीय जलप्रपात है जो गोवा कर्नाटक सीमा पर है। यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। यह मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और कोंकण रेलवे मार्ग पर पड़ता है। मांडवी नदी को कर्नाटक में महादायी कहते हैं। और सारावती नदी में जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा पलंज जलप्रपात
है और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक के माध्यम से इस वीडियो का पीडीएफ और इससे पीछे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक है, कृपया इससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। इसका डिटेल देखते हैं कि आकाश का नीला रंग रेले प्रकीर्णन के कारण होता है। जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गैस के अणु छोटी तरंगदैर्घ्य नीला बैंगनी को लंबी तरंगदैर्घ्य लाल नारंगी की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। हमारी आंखें बैंगनी की तुलना में नीले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय प्रकाश लंबा रास्ता तय करता है, इसलिए लाल नारंगी रंग दिखता है। तो ये था इसका सही आंसर। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग की अवधारणा किस समिति की सिफारिशों पर प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गाडगिल समिति के द्वारा। और ये गाडगिल समिति 1969 ने सर्वप्रथम प्राथमिक क्षेत्र ऋण की सिफारिश की। 1969 में राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद यह अवधारणा औपचारिक रूप से लागू की गई ताकि कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्गों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपनी समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना अनिवार्य है। नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र सुधारों से संबंधित थी। तो ये था इसका डिटेल। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। 2024 तक भारतीय रेलवे कितने परिचालन क्षेत्रों मतलब जोन्स में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 जोन में विभाजित है। और इसका डिटेल देखते हैं तो 18 परिचालन क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे बाद में जोड़े गए जोन उत्तराखंड रेलवे 18वां जोन 2019 में, और जिसका मुख्यालय देहरादून है। और दक्षिण तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और 2019 में इसे जोड़ा गया। पहला जोन दक्षिण रेलवे 1951 में बनाया गया था। रूट किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे नॉर्थ रेलवे सबसे बड़ा है और कुल रेलवे मार्ग का लंबाई 68,000 किलोमीटर है। विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैग्फ्लेशन शब्द किस आर्थिक स्थिति को दर्शाता है? तो इसका चलिए डिटेल देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी था सही आंसर। उच्च मुद्रास्फीति और मंद विकास प्लस उच्च बेरोजगारी ये दर्शाता है। और स्टैग्फ्लेशन का में स्थिरता और मुद्रास्फीति दोनों मिलके बनता है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है जिसमें एक साथ उच्च मुद्रास्फीति, धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है। यह परंपरागत फिलिप्स वक्र के विपरीत है। 1970 के दशक के तेल संकट ने नए विकसित देशों में स्टैग्फ्लेशन उत्पन्न किया। इसका समाधान कठिन है क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण की नीतियां बेरोजगारी बढ़ाती है। और यह सब ब्रिटिश राजनेता इयान मैकलियोड ने 1960 के दशक में गढ़ा था। तो ये 1991 के तेल संकट के कारण शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मलक्का जल डमरू मध्य मतलब स्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल राशियों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर बताइए। बी है
अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। इसके डिटेल देखते हैं। तो मलक्का जलडमरू मध्य, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच एक संकरी जल संधि है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है और वैश्विक व्यापार का लगभग 25% यहाँ से गुजरता है। यह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को ऊर्जा आयात के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सकरा बिंदु 2.8 किलोमीटर फिलिप्स चैनल के पास और कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक हल्का क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया और इसके बाद बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो ये इसकी व्याख्या है। और दूसरा पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ और तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और युद्ध में बेहतर तोपखाना और ये फ्लैंकिंग के रणनीति के उपयोग के कारण बाबर ने लड़ाई पर विजय प्राप्त किया। तो ये था इसका डिटेल। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम जिसके तहत जैव मंडल रिजर्व घोषित की जाती है किस संगठन की पहल है? तो इसका सही आंसर सी यूनेस्को की पहल है और 1971 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। एक जैवमंडल रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं: मूल क्षेत्र, कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण क्षेत्र। भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व है, इसमें से 12 यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। भारत का पहला जैवमंडल नीलगिरी जिसे 1986 में रिकॉग्नाइज किया गया और नवीनतम जैवमंडल पन्ना है जिसे 2020 में इसकी मान्यता दी गई। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं हर रोज़ एक क्विज लाता हूँ। तो इसे ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।